Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम BPSC 132 जो आपका पेपर है इसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून सेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरी BPSC 132 की सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा गाइस, जो वीडियो है इसके अंदर हम आंसर्स को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहेंगे तो भी आपको ये जो है आंसर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें BPSC 132 का जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर के अंदर तुम्हें मिलेंगे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। ठीक है, अगर तुम्हें उसे परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ये वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट से अपना BPSC 132 का जो गेस्ट पेपर है उसको परचेज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना पेपर कोड सर्च करना है BPSC 132। ठीक है, यहाँ से तुम्हें गेस्ट पेपर मिल जाएगा। हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। ठीक है, एट ₹49 जो है तुम इसे ख़रीद सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ भी इशू आता है और तुम व्हाट्सएप पे चाहते हो इसे परचेज़ करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लेना। नाउ गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि जो तुम्हारे DPSPs यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, इनसे आप क्या समझते हो। और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर 1970 के दशक के बाद से कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, उन सारे संशोधनों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम DPSPs का मीनिंग बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस। ये क्या होती हैं? गाइडलाइंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि पार्ट 4 में। तो बेसिकली तुम इसको पहले आसान भाषा में समझ लो ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। तो देखो, जब हमारा संविधान बनाया गया ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमें पता था कि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है। अब हमने डेमोक्रेसी अपनाई है तो हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ होंगी, है ना। जैसे देखो, BJP होती है हमारे यहाँ पे, और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। फिर कोई ना कोई जो पार्टी है, कोई ना कोई पार्टी क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। तो संविधान के अंदर जो ये डाले गए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डाले गए, इनको डालने के पीछे का क्या कारण था कि इससे क्या होगा कि ये गाइडलाइंस होंगी, यानी कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो वो ये वाली सारी जो गाइडलाइंस हैं, ये सारे जो निर्देश हैं, इन निर्देशों को क्या करेगी? फॉलो करेगी। समझ में आया? तो क्या है ये? एक तरीके के गाइडलाइंस हैं हमारे संविधान के अंदर। लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार है, अगर वो सरकार इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये कोर्ट के लिए नहीं होते हैं, बस ये एक तरीके से बस फंडामेंटल है। वेलफेयर स्टेट के लिए जो है, वेलफेयर स्टेट के लिए होते हैं। अब जैसे कि मान लो, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनता की भलाई के लिए सरकार काम करती है, जनता की भलाई के लिए जो है कानून बनाती है, ये सारी चीज़ें वो करती है। तो उसके बारे में वो तुम्हारा वेलफेयर स्टेट होता है। तो अब अगर सरकार इन निर्णयों का, इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो क्या हम जाके कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बस ये सिंपल गाइडलाइंस हैं कि जब सरकार, जैसे मान लो सरकार बजट पास करती है या सरकार कोई नया कानून बनाती है, तो ये सारी, उसे ये वाली जो गाइडलाइंस हैं वो क्या करनी पड़ती हैं? फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे DPSPs होते हैं, ये क्या होते हैं गाइस? गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस में दे रखे हैं? पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में ये दिए हुए हैं। और ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पर देश के शासन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर इनकी कोई न्यायिक रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। लाइक दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्हें बनाने के पीछे बस क्या था कि हम एक वेलफेयर जो स्टेट है, अपने यहाँ पे हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें,
इस वजह से हमने ये प्रिंसिपल्स जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए थे, ताकि नागरिकों को सामाजिक आर्थिक जो न्याय है वो मिल सके। फिर पार्ट 4 में हमने क्या करे, अमेंडमेंट करे। तो अमेंडमेंट कौन कौन से हुए 1970 के दशक में, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो सिंस द 1970 सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द पार्ट 4। तो सबसे पहले हम 42वां समझेंगे। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल है एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 42वां, उसके अंदर हमने 3 आर्टिकल्स जोड़े। एक हमने जोड़ा आर्टिकल 39A, एक 43A और एक 48A। 39A क्या कहता है कि जो सरकार है वो नागरिकों में जस्टिस यानी कि समान न्याय और निर्धनों को निःशुल्क जो है सहायता प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है, कल्याणकारी राज्य ही तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही पार्ट है। वहीं जो है 43 में क्या बताया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है इंडस्ट्रीज़ में, उसके अलावा पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अनुच्छेद जो है इसमें जोड़ दिया गया था। उसके अलावा फिर जो है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। तो इसका जो ये जो एक्ट था 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसका एम था कि फंडामेंटल राइट्स में उस टाइम पे किया गया था, बट एक चीज़ यहाँ पे इंश्योर की गई कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और DPSPs हैं, दोनों के लिए इसने काम किया। ठीक है, हमें उस टाइम पे आर्टिकल 39B एंड C उसके अंदर जोड़ा गया था। तो इस संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39 ख और ग से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं ठहराए जा सकते। ओके, तो देखो क्या कह रहा है ये 39B और C। तो 39 में हमने क्या देखा है कि सरकार क्या देगी, निर्धनों को क्या देगी, निःशुल्क जो है सहायता प्रोवाइड करेगी। पर अब यहाँ पे बात, लोग क्या कह रहे थे कि भाई अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता की बात करता है। अगर सरकार किसी को निःशुल्क कुछ दे रही है तो समानता कहाँ से आएगी, ये तो भाई असमानता हो गई कि तुम किसी को क्यों फ्री में दे रहे हो, बाकी उस फिर सबको दो। तो यहाँ पे फिर 44वां एक्ट जो है अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 39 के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे वो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 जो हमारा क्या है, राइट टू इक्वेलिटी है। ठीक है, फिर तुम्हारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ, जिसके अंदर जो है आर्टिकल 45 को जो है अमेंड किया गया था। ठीक है, इट अमेंडेड आर्टिकल 45 एंड यहाँ पे जो है राज्य की ड्यूटी हो गई कि वो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो सारे बच्चे जो कि 6 साल से कम उम्र के हैं। तो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके राज्य को कर्तव्य सौंपा गया कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा जो है वो प्रदान करे। तो हमने क्या समझा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक जो न्याय के आदर्श हैं उनको क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, कि एक जो सोसाइटी है वो हमारी कैसी होगा, इस जस्ट एंड इक्विटेबल हो, मतलब हमारी सोसाइटी में न्याय हो और आर्थिक समानता हो। और हमने देखा कि समय के साथ जो है इनको अमेंडमेंट करके इनका जो स्कोप है, सरकार ने इसका स्कोप भी बढ़ा दिया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फंडामेंटल राइट्स और DPSPs को कंपेयर करना है। तो एक चीज़ बताओ कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें जन्मजात प्रदान होते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और तो ये सारे जो अधिकार हैं ये DPSP से अलग हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अगर सरकार DPSP का पालन नहीं करती है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है, एक अधिकार है और एक क्या है, गाइडलाइंस हैं। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करते हैं, राज्य का मार्गदर्शन करते हैं कि जो हमारा राज्य है उधर उसको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जनता को मिल सके। उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल मीनिंग अ सिटीजन कैन मूव द कोर्ट इफ द राइट्स आर वायलेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं,
नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये क्या होते हैं गाइज, लीगली तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स का क्या उद्देश्य है, अगर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उसका उद्देश्य है कि हमारी स्वतंत्रता गरिमा की रक्षा हो। वहीं जो हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। उसके अलावा कानूनी स्थिति की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि हम उनमें संशोधन नहीं कर सकते। उसके अलावा आर्टिकल जो 32 है वो क्या कहता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसके लिए सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत तो एनफोर्सेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है, और उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है प्राइमेसी दी जाती है। डीपीएसपीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमारे फंडामेंटल राइट है। केशव नंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। तो पहले संविधान में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर माना जाता था, लेकिन केशव नंद भारती मामला और मिनर्वा मिल मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, ना कि टकराव। तो हमने कंक्लूजन में क्या समझा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज होते हैं दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, एक ही रथ के दो पहिए होते हैं। एक इंश्योर करता है फ्रीडम, वहीं दूसरा इंश्योर करता है जस्टिस और इक्वालिटी को। टुगेदर ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा विजन दिखाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका विजन था, क्या परिकल्पना थी संविधान को बनाने के पीछे, ये जो है दोनों हमें दर्शाते हैं। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक रथ के दो पहिए हैं, एक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और दूसरा क्या करता है, न्याय और समानता जो है वो सुनिश्चित करता है। ये दोनों जो है मिलकर एक समावेशी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को क्या करते हैं, साकार करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि जब हम डीपीएसपीज को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके एग्जीक्यूशन में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो फंडामेंटल, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी कुछ ना कुछ क्या है गाइज, ड्यूटीज़ भी होती हैं नागरिक होने के नाते। ठीक है, तो हमारे जैसे कि जो डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझो। अगर हमें एक जस्ट, इक्विटेबल और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी को बनाना है तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाउएवर देयर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेस सेवरल चैलेंजेस, लेकिन जब इन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उनको समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला कि क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसके लिए हम जो है कानून में जाके कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकते हैं। तो क्योंकि अगर मैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं कर रही हूँ ना, तो कोई मेरे से कुछ नहीं कह सकता कि तूने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मेरा क्या है कि उसके लिए वो नॉन जस्टिसिएबल होती हैं। तो सिंस डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफन इग्नोर और डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन, सरकार क्या करती है, उसको नज़रअंदाज करती है। कुछ वित्तीय सीमाएं होती हैं, जैसे कि अब अगर हमें सारे डीपीएसपीज को फॉलो करना है तो उसमें पैसा खर्च होगा। अगर हमें यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी ये सब करना है तो क्या खर्च होगा गाइज, उसमें पैसा खर्च होगा। तो कभी कभी हमें फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो लोक भुवान नीतियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वेलफेयर गोल आर ऑफन साइडलाइन इन फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन। अब सरकार क्या करती है कि अपनी जो है सरकार जो है वो क्या करेगी कि जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, उनकी सरकार बन जाए, पार्टी जो है उनकी जीत जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिनाई कर देते हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल वाले जो गोल्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा जो प्रशासनिक अक्षमता होती है, हमारा प्रशासन में करप्शन है, जिस सब की वजह से जो है विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच में समन्वय की कमी होने के कारण भी इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। फिर जो है मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो सेम टू सेम मौलिक कर्तव्य में भी कोई भी प्रवर्तन की व्यवस्था नहीं है। तो कोई भी जो लोग हैं अगर क्या बोलते हैं नहीं उसका पालन करते हैं तो कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। वहीं जो एनवायरनमेंट वाले होते हैं ना उसमें कहा जा सकता है। उसके अलावा नागरिकों को में जागरूकता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लोगों में सिविक एजुकेशन भी नहीं है। जब भी हम देखते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा सारी जगह जो है लोग फैला देते हैं, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान भी नहीं होता, बस ये मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं। उसके अलावा जो पॉलिसीज़ के साथ इन्हें इंटीग्रेट भी नहीं किया जाता। तो इन द फाइनल कंक्लूजन जो दोनों के दोनों हैं ये क्या है,
दोनों के दोनों बस हमारे मॉरल एंड फिलोसफिकल बैकबोन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इनके अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ना ही जो है मतलब नागरिकों में अवेयरनेस है। ठीक है गाइस, तो फाइनली आप समझ चुके हैं कि राज्य के जहां नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य संविधान की नीति परक और नैतिक आत्मा को प्रकट करते हैं, वहीं इनके प्रवर्तन की कमी, संसाधनों की बाधा और जागरूकता के अभाव के कारण इनका वास्तविक क्रियान्वयन सीमित रह गया है। इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और नागरिक शिक्षा और कानूनी जो सुधार हैं उनकी आवश्यकता है। कि कानूनी जो सुधार है ना वो हो जाए, नागरिक शिक्षित हो जाए, तो नागरिकों को खुद ही पता लग जाएगा कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन लोगों को जो है कोई डर नहीं है, उन्हें पता है कि सरकार तो कुछ नहीं कर सकती ना उनका, अगर वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं। सो गाइस, चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और भी वीडियोज़ आएंगे। उसके अलावा जो मैंने बताया था, आप जो है हमारी वेबसाइट से अपना गेस्ट पेपर भी परचेज़ कर सकते हैं।